हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 48वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 47 लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत जो हमने पिछली क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने आपको बताया था त्वरण क्या होता है, त्वरण की क्या परिभाषा है, क्या मात्रक है, क्या सूत्र है, उसका क्या बेमी सूत्र है, त्वरण समय ग्राफ क्या होता है, त्वरण समय ग्राफ की प्रवणता क्या होती है और वहां से किस तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछली वाली क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। आखिरकार गति कितने प्रकार की होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सर, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। आखिरकार हम अगर आपसे ये सवाल पूछें कि गति कितने प्रकार की होती है तो इस फ्लो चार्ट की सहायता से हम समझ सकते हैं कि गति 3 प्रकार की होती है। सर, पहली क्या है? पहला है एक विमीय गति, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ये है एक विमीय गति। और ये वाली है द्विविमीय गति, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। और ये है आपकी त्रिविमीय गति, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो हमें ये समझ में आया कि सर गति 3 प्रकार की होती है। तो ये जो गति है एक विमीय गति, इसका एक और नाम है रैखिक गति। इसका एक और नाम होता है रैखिक 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 गति। हम अगर बात करें कि सर ये जो एक विमीय गति है इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम रैखिक गति, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के हम नाम से भी जानते हैं, या कहीं कहीं तुम्हें मिलेगा रेक्टिलिनियर मोशन। तो हमें ये नाम मिल सकते हैं। तो ये है हमारी रैखिक गति। अब हम समझते हैं कि सर आखिरकार ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे एक सवाल पूछा कि एक तार है, तार, उस तार पर कोई चीटा है या फिर कोई चींटी है या फिर कोई कीड़ा है, वो रेंग रहा है, तार पर चल रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास एक तार है, इसके ऊपर यहाँ पर एक चीटा है जो इस तरह से, या कोई भी कीड़ा है वो चल रहा है, ये चल रहा है। तो एक बार बताइए, इसको चलने के लिए ये कितनी दिशाओं में स्वतंत्र है? ये इसको चलने के लिए कौन से रास्ते इसके लिए खुले हैं? तो तुम कहोगे सर ये जो है ना, ये केवल इस डायरेक्शन में या तो आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। कुल मिलाकर एक ये लाइन बन गई, इस लाइन पर आगे पीछे जा सकता है। ये जो है ना, ये ऊपर हवा में नहीं जा सकता, ये वाली लाइन इसकी बंद हो गई। सर ये इधर अगर बात करें, सर इस तार को छोड़कर बाहर की तरफ निकल आए तो सर बाहर की तरफ देखो, हम इसको इस तरह से दिखा देते हैं, ये नहीं जा सकता। ना तो इधर जा सकता तार के, ना इधर जा सकता, ना उधर जा सकता। कुल मिलाकर ये है कि सर ये जो चीटा है इसको चलने के लिए केवल एक डायरेक्शन है, ये वाली केवल डायरेक्शन, ये वाली इसकी एक विमा है, एक इसकी विमा है, इसको डायमेंशन बोलते हैं, इसी में ये मूव कर सकता है। और बाकी की जो भी विमाएं वैसे 3 होती हैं, जिस तरह से देखा होगा परपेंडिकुलर 3 होती है लाइन, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो कुल मिलाकर 3 परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। इन तीनों में से केवल एक लाइन ये उपलब्ध है इसके पास। तो ये जो है वो केवल एक लाइन में जाने के लिए स्वतंत्र है। तो इसकी जो गति होगी उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। यदि किसी की ऐसी गति होती है कि सर 2 विमाएं कवर कर देता है, लंबाई चौड़ाई 2 विमाएं कवर कर देता है, तो उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल, फिर इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल। तो आप हमारे साथ इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि हम इतना फास्ट तो नहीं पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, आप भी हमारे साथ लिखो, फिर हम समझते हैं क्या है ये। तो हम कहेंगे यदि यदि कोई जीव, यदि कोई जीव या हम वस्तु बोल लेते हैं, यदि कोई जीव या वस्तु इस प्रकार इस प्रकार प्रकार गति करता है कि उसकी गति केवल केवल एक विमा में होती है, तो उसकी गति उसकी उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। एक विमीय गति
कहलाती है, कहलाती है। ये हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। यदि कोई जीव या वस्तु इस प्रकार गति करता है कि उसकी गति केवल एक विमा में होती है, उसकी जो गति है वो केवल एक विमा में होती है, या तो केवल लंबाई में, या केवल चौड़ाई में, या केवल ऊंचाई में, एक विमा में होती है तो उसकी गति एक विमीय कहलाती है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई जीव केवल एक विमा में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है तब उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। तो हम यहाँ पर और करके एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, जब कोई जीव केवल एक विमा मतलब डायमेंशन, एक विमा में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। ये हमने लिखा। सर एक परिभाषा इसकी और हम लिख सकते हैं कि जब कोई जीव केवल एक ही विमा में गति करने के लिए स्वतंत्र है, वह दूसरी विमाओं में जा ही नहीं सकता है, तब उसकी गति एक विमीय गति कहलाएगी। हम कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है एक तार पर चलती हुई चींटी की गति। तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल इसका है, एक तार पर चलती हुई चींटी की गति। एक अगर तार पर, देखो कोई कभी चींटी बोलेगा, कभी कीड़ा बोलेगा, कभी कीड़ी बोलेगा, तो उस पे हमें ध्यान नहीं देना है। बस हमको ये देखना है कि कोई जीव है उसको गति करने के लिए कितनी विमाएं उपलब्ध हैं, वो कितनी विमाओं में जा सकता है। अगर मान लीजिए ये सर तार है और इस पर ये मान लीजिए ये कीड़ा है, इसको चलने के लिए तो सर एक ही विमा उपलब्ध है, या तो इसको लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो, लेकिन है ये एक, आगे जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है, और इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसकी जो गति होगी सर वह गति एक विमीय गति कहलाएगी। तो हम इसको रैखिक गति के नाम से जानते हैं। ये जो रैखिक गति है ये भी दो प्रकार से हो जाती है, एक होती है क्षैतिज जमीन पर रैखिक गति, और एक वस्तु को ऊपर और नीचे गिराएंगे तब भी सीधी वस्तु नीचे गिरेगी, सीधी ऊपर जाएगी, तो वो भी रैखिक गति। ऊर्ध्व रैखिक गति और क्षैतिज रैखिक गति दो तरह की होती है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझे एक विमीय गति, इसी का नाम रैखिक गति होता है। और ये हमने समझा और ये एग्जाम्पल समझा। ये एग्जाम्पल सवाल, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सवाल ऐसे ही बना था कि अगर एक चींटा है या एक कीड़ी है एक तार पर चल रही है तो बताइए उसकी गति कैसी गति होगी, तो हम कहेंगे एक विमीय गति होगी। अगला हम देखते हैं सर द्विविमीय गति। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई जीव दो विमाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। तो पहले हम लिखते हैं उसके बाद एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो हम लिखेंगे जब कोई जीव दो विमाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। तो ये हमें समझ में आया द्विविमीय गति। हम एक ही परिभाषा लिख रहे हैं, इसे समझ जाओगे आप। द्विविमीय गति का मतलब है कोई ऐसा जीव इस तरह से गति कर रहा है कि उसकी जो गति करने के लिए उसके पास दो विमाएं हैं, वो लंबाई में जा सकता है, चौड़ाई में जा सकता है, तब उसकी गति को द्विविमीय हम गति बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखो सवाल एग्जाम में क्या पूछा था, सवाल पूछा था एक कीड़ा, इसी कीड़े को लेकर ही सवाल पूछा है बार बार, पता नहीं क्या इसको किस कीड़े ने काटा है, हमेशा कीड़ा लेकर बोलता है। एक कीड़ा टेबल पर रेंग रहा है तो इसकी गति बताइए। तो एक बात बताइए, ये है हमारे पास टेबल,
और ये है कीड़ा, इस तरह से ये कीड़ा है, ये रेंग रहा है टेबल पर। अगर ये रेंगेगा तो इसकी गति करने के लिए इसके पास स्वतंत्रता है, दो दिशाओं में गति कर सकता है, या तो सर ऐसे चला जाएगा या फिर ऐसे चला जाएगा। और तुम कहोगे सर बीच में से इस तरह से जाए, डायगनली जाए, डायगनल के विकर्णतः जाए तो सर ये ऊंचाई भी बढ़ रही है, इसकी लंबाई भी बढ़ रही है, मतलब सर ये चौड़ाई भी बढ़ रहा है और इसकी लंबाई, तो दोनों गतियां कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो है अगर टेबल के ऊपर है तो ये दो दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र है, लंबाई कवर कर सकता है, चौड़ाई कवर कर सकता है। तो सर इसकी जो गति होगी, अब इसकी गति द्विविमीय गति कहलाएगी। तो हम कहेंगे ये सवाल पूछा है एक कीड़ा मेज पर चल रहा है तो उसकी गति द्विविमीय गति होती है। तो उसकी जो गति है द्विविमीय गति है। तुम कहोगे सर कीड़ा तो यहाँ पर भी चल रहा था, लेकिन इसके लिए जाने के लिए तो एक ही डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ इसके पास स्वतंत्रता है, दो दिशाओं में जा सकता है, तो फिर यहाँ पर इसकी गति होगी द्विविमीय गति। अब आप ये कहोगे सर इसका एग्जाम्पल बताओ, कौन सी गति द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। तो देखो हम कौन सी यहाँ पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर देखो हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति किसका एग्जाम्पल है, द्विविमीय गति का एग्जाम्पल। अच्छा एक बार हमने पूछा कि ये जो चींटी है या कोई कीड़ा है ये मेज पर चल रहा है तो इसकी गति द्विविमीय गति है। अगर हम आपसे पूछें कि फुटबॉल के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है या फुटबॉल खेल रहा है तो उसकी गति कैसी होगी, तो सर उसकी गति भी द्विविमीय गति होगी। वो लंबाई और चौड़ाई कवर करता है, ना तो ऊंचाई में जाता ना गहराई में जाता, मतलब वो वाली खत्म, ऊंचाई गहराई वाली खत्म। तुम कहोगे सर उछलता तो है, कूदता है, लेकिन चलो ठीक है ऊपर चला गया, नीचे कहाँ गया। तो कुल मिलाकर यह है कि स्वतंत्रता उसकी दो ही दिशा में होती है, या तो लंबाई या फिर चौड़ाई। तो कुल मिलाकर अगर ऐसे पूछे फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल के मैदान में किस प्रकार की गति करता है तो हम कहेंगे वह द्विविमीय गति करता है। या फिर हॉकी और फुटबॉल ही बोलता है, कभी क्रिकेट नहीं बोलता है। पता है क्यों? क्योंकि क्रिकेट में तो गति रेखीय गति भी हो जाती है, जब रन लेते हैं तो पिच पर भागते हैं और रेखीय गति कर सकता है, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल का मैदान और हॉकी का मैदान उसमें पता नहीं है कौन व्यक्ति किधर जाए, जिधर फुटबॉल जाएगी उधर ही व्यक्ति भाग जाएगा, जिधर वो जो हॉकी वाली बॉल जाएगी उधर ही वो चला जाएगा। तो कुल मिलाकर उसकी जो गति है उसको द्विविमीय गति में रखते हैं। तो ये सवाल दोनों पूछे जा चुके हैं कि एक हॉकी के मैदान में जो प्लेयर होता है, हॉकी का प्लेयर, उसकी गति कैसी होती है, द्विविमीय गति, या फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल के प्लेयर की गति कैसी होती है, द्विविमीय गति। तो ये एग्जाम्पल भी पूछा गया है और ये भी पूछा जा चुका है, तीनों ही उदाहरण पूछे हैं। अगर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, लेकिन हम बताते हैं सर द्विविमीय गति के क्या क्या एग्जाम्पल हैं जिन्हें हमें द्विविमीय गति का अंतर्गत पढ़ना है। तो सर पूरी की पूरी सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति यही पढ़नी है, द्विविमीय गति का एग्जाम्पल होती है। अगला है सर इसके बाद है आपका प्रक्षेप्य गति। अगर आप प्रक्षेप्य गति पढ़ोगे तो सर प्रोजेक्टाइल मोशन वो भी सर द्विविमीय गति का ही एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर घूर्णन गति, तो सर घूर्णन गति भी द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। तुम कहोगे सर ये समझ में नहीं आया। मान लो जो एक बहुत बड़ी बॉल है, मान लीजिए ये है, तो इसका मैं अगर यहाँ पार्टिकल की बात करता हूँ, यहाँ पर एक पार्टिकल है छोटा सा, अब हम इसको घुमाएंगे तो केवल इस पार्टिकल को देखना, तो उस पार्टिकल की तो सर्कुलर मोशन हो जाएगी, और घूर्णन गति के अंतर्गत बहुत सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। घूर्णन गति के अंतर्गत बहुत सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करते हैं, और सर्कुलर मोशन द्विविमीय गति का ही एग्जाम्पल है। इसीलिए घूर्णन गति को भी हम द्विविमीय गति के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अगला है सर SHM, सरल आवर्त गति, शॉर्टकट में SHM पढ़ते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिकल मोशन। ये भी सर अपने आप में एक टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिकल मोशन। या फिर तुमने सुना होगा दोलनी गति, तो सर दोलनी गति इसी का दूसरा नाम होता है, सरल आवर्त गति का ही इसी का एक दूसरा नाम है दोलनी गति। तो ये जो है वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं इसको। तो कुल मिलाकर सर सरल आवर्त गति का ही एक नाम है दोलनी गति, घूर्णन गति, प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति। इन चारों को हम इसी द्विविमीय गति के अंतर्गत डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो चलो समझ में आ गया सर। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले ये बताओ घूर्णन गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो हम कहेंगे सर द्विविमीय गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो हम कहेंगे द्विविमीय गति का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल में तो यहाँ आ गया, लेकिन कैसे द्विविमीय गति होती है, तो जब इसको पढ़ाएंगे तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ये देखो यहाँ पर दो द्विविमीय गति हो रही है, किस तरह से हो रही है वो तो हम जब ये पढ़ाएंगे तभी आपको बताएंगे। तो हमें ये समझ में आया। अगला हम बोलते हैं सर त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति जब कोई जीव इस प्रकार से गति करता है कि वह तीन दिशाओं में, तीन विमाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब किसी जीव की गति इस प्रकार से हो कि वह तीनों विमाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, तब उसकी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तो हम इसको भी लिखेंगे, जब कोई जीव तीन विमाओं, तीनों ऐसे लिख दो, तीनों विमाओं में गति करने को स्वतंत्र होता है तो उसकी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तो ये हमें समझ में आया कि जब कोई जीव सर तीन दिशाओं में गति करने के लिए कब स्वतंत्र हो सकता है। देखो जब कोई जीव हवा में उड़ता है, अगर हवा में उड़ रहा है तो त्रिविमीय गति होगी। यहाँ सवाल लेता है मच्छर को लेकर, मतलब देखो मच्छर भी एक प्रकार का कीड़ा ही है, मच्छर फिर भी कीड़ा ही पकड़ा, हमेशा कीड़े को लेकर ही सवाल पूछता है वो। तो यहाँ पर भी सवाल पूछता है कि एक मच्छर एक कमरे में उड़ रहा है, बताइए उसकी गति कैसी होगी। तो उड़ने के लिए सर त्रिविमीय गति होती है। हम यहाँ नोट पॉइंट लिखेंगे, अगर कोई जैसे जीव है उड़ रहा है, तो सर उड़ रहा है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, चौड़ाई में भी जा सकता है और लंबाई में भी जा सकता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कवर कर सकता है, तीनों में जाने के लिए स्वतंत्र है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ लिख सकते हैं सर एक मच्छर की कमरे में गति किसका उदाहरण है, त्रिविमीय गति का उदाहरण है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे उड़ने के लिए किसी जीव के उड़ने के लिए हमेशा त्रिविमीय गति होती है। उड़ने के लिए त्रिविमीय गति होगी। अगर कोई जीव उड़ेगा तो आप तुम कहोगे कि सर स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन एक सीधी रेखा, शक्तिमान है, शक्तिमान हाथ ऐसे करके आगे उड़ गया, सीधा सीधा गया, उसकी गति कैसी होगी। उसकी गति तुम्हें दिखाई दे रही है कि रेखीय गति है, लेकिन भाई साहब उसको स्वतंत्रता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, लंबाई चौड़ाई सब में जा सकता है। हमने कहा है कोई जीव स्वतंत्र है, तीन दिशाओं में जाने के लिए स्वतंत्र है, तो उसकी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। शक्तिमान को लेकर तो सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ मच्छर को लेकर पूछा है। तो देखो जिस मच्छर को तुम आराम से मार देते हो ना, वो तुम्हें 2.5 नंबर या फिर SSC CGL में आएगा तो 2.5 नंबर दिलवाएगा। नहीं अब तो सवाल बढ़ गया है, 3 नंबर का सवाल हो गया है, तो बहुत नंबर दिलवाएगा भाई साहब। और अगर वनडे एग्जाम में है तो 1 नंबर तो दिलवाएगा ही। मच्छर देखो सवाल दिलवा रहा है जिसको तुम आराम से मार देते हो। तो यहाँ पर लिखते हैं एक मच्छर कमरे में उड़ रहा है तो उसकी गति त्रिविमीय गति होती है। बात खत्म। ये सवाल एग्जाम में पूछा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब मैंने आपको समझा दिया है एक विमीय गति क्या है, द्विविमीय गति क्या है, त्रिविमीय गति क्या है। सर त्रिविमीय गति, अब तुम कहोगे सर यहाँ पर कौन सी गति आती है। चलो यहाँ पर तो हम सर बहुत सारी गतियां पढ़ेंगे, यहाँ पर भी सर रैखिक गति पढ़ेंगे, लीनियर मोशन, जहाँ पर हम गति के समीकरण अप्लाई करते हैं। देखो गति के समीकरण केवल रैखिक गति में काम करते हैं, वृत्तीय गति में काम नहीं करते। मतलब यहाँ वाली द्विविमीय गति है, यहाँ जो गति के समीकरण 3 होते हैं वो केवल इस पर फॉलो होते हैं, इस पर तो फॉलो ही नहीं होते। अब आप कहोगे सर त्रिविमीय गति ये कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं गैसों की गति। हम एग्जाम्पल बोले सर गैसों की गति, गैसों की गति, ये जो है एग्जाम्पल ये भी है, गैसों के जो पार्टिकल्स हैं वह गति करते हैं तो उनकी गति को भी सर त्रिविमीय गति बोलते हैं। और इसी का एक और नाम है
अनियमित गति, इरेगुलर मोशन, उनका कोई नियम नहीं है, किधर पार्टिकल किधर जाएगा कोई पता नहीं है, तो इसी का एक और नाम होता है अनियमित गति। अगर तुम लिखना चाहो तो इसका एक और नाम है, सेकंड नेम है अनियमित, अनियमित गति, मतलब इरेगुलर मोशन, कोई इसका कोई नियम नहीं है, तो अनियमित गति है। गैसों की जो गति है वो इसी प्रकार से होती है, त्रिविमीय गति। तो सर गैसों की गति कहाँ पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो वहां देख लेंगे किस तरह से ये गति करती है। फिजिक्स के उद्देश्य से हमें बस इतना ही पढ़ना है गैसों की गति में, लेकिन इनको तो हमें डिटेल में पढ़ना है और इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो एक काम करिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे की चर्चा करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब रैखिक गति को समझते हैं कि आखिरकार रैखिक गति क्या है। देखो, रैखिक गति को इंग्लिश में लीनियर मोशन कहते हैं, कहीं कहीं इसका एक और नाम मिलेगा आपको, रेक्टिलीनियर मोशन। तो हम इसका नाम एक और मानते हैं, रेक्टी, LINEAR, लीनियर मोशन, MOTION, रेक्टिलीनियर मोशन। कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा तुमको रेक्टिलीनियर मोशन और कहीं कहीं केवल लीनियर मोशन लिखा मिलेगा। होती है ये रैखिक गति। तो हमने इसकी परिभाषा समझ ली है, एक मिनट यहाँ दोबारा से लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सर, हम कहेंगे जब जब कोई, अब फिजिक्स की भाषा में, जब कोई कण कण एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति रैखिक गति कहलाती है। रैखिक गति कहलाती है, ये हमें समझ में आया। देखो मैंने एक यहाँ शब्द लगा रेखा में पर मैंने एक मात्रा, देखो ये में और एक होता है डबल मात्रा वाला और में, एक ये है में और एक ये है में। ये वाला जो में होता है इसका मतलब होता है आई माने मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, दो मात्रा और एक बिंदी वाला में, ये हिंदी का काम है। और ये जो है ये वाला, ये में है किसी के अंदर, इन, ये बताता है इन कि किसी, मतलब किसी के अंदर में, मतलब शब्द पढ़ते तो इसको में ही है। ये आई वाला है, ये इन वाला है, रेखा में गति, सरल रेखा में गति। तो ठीक है भाई, तो ये समझ में आना चाहिए कि सर एक मात्रा वाला दो मात्रा वाला में, इसमें एक अंतर होता है, तो मैंने बता दिया। वैसे ये हिंदी का काम है, तो हमें समझ में आया सर एक रेखा, एक सरल रेखा में अगर कोई कण गति करेगा तो सर उसकी गति को रैखिक गति या फिर रेक्टिलीनियर या फिर लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं सर ये जो लीनियर मोशन है, रैखिक गति के समीकरण भी है। तो रैखिक गति के समीकरण कितने होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। तो हम बात करते हैं जो 3 समीकरण है वह समीकरण रैखिक गति पर ही लागू होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे रैखिक गति पर 3 समीकरण लागू होते हैं जिन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर हम बात करें ये रैखिक समीकरण है किसने दिए थे, तो सर एक वैज्ञानिक था गैलीलियो ने रैखिक समीकरण दिए थे। और तुम कहोगे सर गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए और गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, वो भी 3 थे। तो अब तुम कहोगे सर गति के समीकरण किसने दिए, तो गैलीलियो ने। हम यहाँ लिखेंगे ये गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। तो अगर हम गति के समीकरणों की बात करें तो सर गैलीलियो नामक वैज्ञानिक था, उसने ये दिए थे। और गति के नियम हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो किसने दिए थे, वो दिए थे न्यूटन ने। गति के नियम 3 होते हैं, वो न्यूटन ने। अब हम बात करते हैं सर ये जो समीकरण होते हैं वह 3 होते हैं, कौन से होते हैं। चलो उन समीकरणों को समझने से पहले हम एक बात और समझेंगे, जो रैखिक गति होती है 2 प्रकार की होती है। हम यहाँ लिखेंगे रैखिक गति 2 प्रकार की
होती है। तो तुम कहोगे सर कौन सी होती है? तो देखो, एक तो होती है ये वाली के जैसे, मान लीजिए ये एक सीधा रास्ता है, इस पर ये कोई कार है, इस पर कोई ये कार जा रही है, इस तरह से गति कर रही है। तो मान लीजिए ये कार है, एक सीधी रेखा में गति करते हुए यहाँ आ रही है, तो ये एक गति हो सकती है सर, ये भी गति हो सकती है, एक सीधी रेखा में गति हो रही है। दूसरा सर एक ये भी हो सकता है कि अगर हमने कोई वस्तु है, कोई बॉल है, ऊपर से नीचे गिराई है, तो ये भी तो सर सीधी रेखा में गिर रही है। और अगर नीचे से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो सीधी रेखा में अगर ये जाएगी, तो सर ये बहुत मुश्किल है कि ऐसी, ये मशीन के द्वारा ही ऐसा संभव है कि ऊपर फेंकेंगे तो सीधी रेखा में जाए। ये फिर भी हम फिजिक्स में जो सवाल करते हैं तो हम इसी को मान के चलते हैं कि हमने फेंकी है तो सीधे ही जा रही है, हम मान के चलते हैं, वरना ये थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। लेकिन फिजिक्स में हम जब ऊपर फेंकेंगे वस्तु को तो सीधी मानकर फेंकेंगे, क्यों? क्योंकि हमको भाई साहब ये गति के समीकरण लागू करने हैं। तो कुल मिलाकर सर ये, तो एक तो ये भी गति है, ये जो गति होती है सर ये भी एक रेखा में गति हो रही है, और सर ये गति ऊपर नीचे हो रही है तो ये भी एक रेखा में होती है। तो हम कहेंगे सर ये वाली जो गति है इसका नाम है क्षैतिज क्षैतिज रैखिक गति। रैखिक गति मतलब हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन। और ये क्या है सर? ये है ऊर्ध्व ऊर्ध्व रैखिक रैखिक गति। इस ऊर्ध्व का मतलब क्या है? ऊर्ध्व का मतलब होता है जस्ट परपेंडिकुलर। हम एक शब्द बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वा का मतलब होता है जस्ट परपेंडिकुलर, धर का मतलब कोई सतह। ऊर्ध्वाधर अगर कहीं शब्द आ गया समझ जाओ सतह के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती है, इसका मतलब कोई सतह हो गई उसके जस्ट परपेंडिकुलर जा रही है ऊपर। ऊर्ध्वाधर शब्द का मतलब ये होता है। एक एक शब्द का हम अभी मतलब भी बताएं, साथ का साथ मतलब बताते जाएंगे। न्यूमेरिकल कराने से पहले 4-5 नोट पॉइंट बताएंगे कि उनका एक अपना मतलब होता है। तो हमें समझाए सर ऊर्ध्व रैखिक गति इसको बोलते हैं। इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति। तो हम इसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति। इसका एक और नाम है भाई गुरुत्व के अधीन गति, इसको बोला जाता है। ये है सर क्षैतिज रैखिक गति। तो हमें ये समझ में आएगा सर ये दो तरह की गतियां हो गई। ये रैखिक गति है, वो भी दो प्रकार की होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। अब हम समझते हैं सर गति के समीकरण। देखो जब ऊपर नीचे वस्तु को फेंकते हैं तो यहाँ पर त्वरण के तौर पर क्या होता है? एक्सीलरेशन के तौर पर प्लस का जी और माइनस का जी काम करता है। अगर हम वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकें तो नीचे की तरफ पृथ्वी पर प्लस का जी एक्सेलरेशन काम करता है। तो जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो त्वरण का काम जी करता है। और सर जो विस्थापन का काम है, विस्थापन का काम करता है एच। विस्थापन का काम करेगा एच। तो हम बात करते हैं सर अगर हम रैखिक गति कराएंगे, वस्तु को ऊपर या नीचे इस तरह से गति कराएंगे तो विस्थापन का काम करता है एच और त्वरण का काम करता है जी। ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्लस का जी, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस का जी। अगर हम बात करते हैं सर ऐसे कार गति कर रही है तो इस यहाँ पर जो त्वरण का काम करता है, यहाँ पर जो त्वरण का काम करता है वो करता है ए। लेकिन ये दो तरह का हो सकता है, प्लस का ए और माइनस का ए। प्लस का ए कब होगा? जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब प्लस का ए जब होगा जब इसकी गति जो है ना वेलोसिटी बढ़ रही है, गति बढ़ रही है। और ये कब होता है? जब गति घट रही है या फिर हम ब्रेक लगा रहे हैं। तो ये है गति, देखो गति जो है ना ये बढ़ती है तब प्लस ए होता है, और जब गति जब घटती है तब माइनस ए होता है। तो हम अगर बात करें सर गति के 3 समीकरण हैं, अब उन 3 समीकरणों के कितने रूप बन सकते हैं? तो एक रूप आ सकता है प्लस का ए लेकर, एक रूप आ सकता है सर माइनस का ए लेकर, और एक रूप आएगा प्लस का जी लेकर, और एक रूप बनेगा माइनस का जी लेकर। तो हम 3 समीकरण लिखते हैं और रूप इनके 4 बन सकते हैं। तो तुम पहला लिखो यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी। मैं पहले प्लस ए के लिए लिख रहा हूँ। अब हम बात लिख दिया, अगला है सर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सर 3 समीकरण हैं। ये जो 3 समीकरण हैं किसके लिए हैं? ये हैं पॉजिटिव ए, मतलब गति बढ़ रही है और क्षैतिज गति हो रही है, तब ये काम करेंगे।
अब हम बात करते हैं सर नेगेटिव ए के लिए। अगर नेगेटिव ए होगा तो होगा तो v बराबर u माइनस का ए टी, एस बराबर यू टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2a s। ये माइनस के हो गए। अब तुम यहाँ एक बात समझ रहे होगे सर u v a t ये क्या है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर जो u है ये है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है, और ये क्या है v अंतिम वेग, ये अंतिम वेग है। और यहाँ पर सर t क्या है, ये है समय, ये समय को व्यक्त कर रहा है। a क्या है, ये त्वरण है। और यहाँ पर s क्या है, ये विस्थापन है, विस्थापन। बताओ इतनी ही राशियों का इस्तेमाल किया गया है, 1 2 3 4 5 राशियों का हमने इस्तेमाल किया है। तो u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, t समय है, a त्वरण है, और s विस्थापन है। अगर तुम कहो सर माइनस का a क्या है, तो वो मंदन होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन, ये मैंने पहले बताया था त्वरण वाली क्लास में, जस्ट इससे पहले वाली क्लास में। तो हमें ये समझ में आया सर ये दो रूप हो गए, गति के 3 समीकरण होते हैं, 2 रूप हो गए। अगला एक इस फॉर्म में अगर आएंगे तो गति का रूप हो जाएगा। देखो ये जो समीकरण है, इन समीकरणों में बस बदलेंगे 2 वैल्यू, s जहां पर विस्थापन है s, एक ये गया s और ये s, तो इसकी जगह पे तो हम रख देंगे h, ये h हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई हो जाती है। और जहां a है वहां रख देंगे g, तो सर इनके 2 रूप यहां से बनेंगे। तो हम बना सकते हैं सर यहाँ ये एक रूप यही लिखते हैं, चलो v बराबर u प्लस जी टी। अगला है h, देखो h को मैंने h में कन्वर्ट कर दिया, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गया सर हमारा पॉजिटिव g के लिए है, ये प्लस g। इसका मतलब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तब ये काम करेंगे, और सर नीचे से ऊपर गिरेगी तो फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब यहाँ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, v बराबर u माइनस जी टी बनेगा, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वाले फॉर्मूले हम जब लगाएंगे जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ये प्लस का लेकर चलेंगे। ये तो हमें आराम से याद रहता है, गति के 3 समीकरण होते हैं। इनके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, नोट पॉइंट में हम उसको लिखेंगे। सर ये क्या है, जैसे अगर कोई ये वाली, इसमें ज्यादातर ये पूछता है इसमें कि यहाँ पर भी लागू करते हैं, लेकिन इस वाले में अगर किसी वस्तु को हमने फेंका है तो तुरंत उसको कुछ दे दिया है, या फिर हमने किसी वस्तु को चलाया है तुरंत हमने दे दिया, हमने पूछा बताओ 8वें सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगी, 8वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 20वें सेकंड में, मतलब पर्टिकुलर एक सेकंड की बात करें, तब हम एक हमारे पास फॉर्मूला है, हमें लिखते हैं एन वे सेकंड, SECOND, सेकंड में विस्थापन के लिए देखो एन वे सेकंड है तो SN, S फॉर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा U प्लस A अपॉन 2n-1, ये फॉर्मूला है 2n-1। ये हम हमेशा याद रखेंगे, अलग से फॉर्मूला याद रखेंगे। सर गति के 3 समीकरणों के अलावा एक फॉर्मूला और याद रखेंगे, ये फॉर्मूला भी गैलीलियो ने ही दिया था। तो इसमें क्या है, SN डायरेक्ट तुमसे पूछ लेगा, एक बार बताओ 10वें सेकंड में कितना होगा, 10वें सेकंड मतलब S10 पूछा है, तो जहां n के स्थान पर 10 रख देना और पूरा सवाल सॉल्व कर देना, u अपनी जगह रख देना और a अपनी जगह पर रख देना, आराम से ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हुए हमारे सर गति के 3 समीकरण, और इनके ये 4 रूप हैं। किस तरह से काम करेंगे ये तुम्हें मैंने दिखा दिया है, यहाँ पर ये क्या होते हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं रैखिक गति, ये वाली जो है क्षैतिज रैखिक गति के आधार पर, ये इनके 2 रूप हैं, इनके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल आए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले बताई जाती हैं, कुछ नोट पॉइंट बताए जाते हैं, तो पहले मैं उन नोट पॉइंट्स को बताऊंगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे समझते हैं। तो चलिए कुछ नोट पॉइंट समझ लेते हैं कि सर क्या नोट पॉइंट हैं जिनकी सहायता से
हमें न्यूमेरिकल्स की भाषा को समझने में आसानी होगी। तो देखिए हम यहाँ पर नोट पॉइंट लिखते हैं। देखो अगर देखो न्यूमेरिकल की भाषा में आपको ऐसे मिलेगा, एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, तो जैसे ही शब्द आ जाए ना विराम से, तो समझ जाना कि प्रारंभिक वेग शून्य होगा। अगर वस्तु को गिरा रहे हैं तो गिराने के दौरान शब्द बोलेगा वो दो, बोलेगा वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है या वस्तु मुक्त रूप से गिरती है। तो स्वतंत्र रूप से गिरना या मुक्त रूप से गिरना, इसमें प्रारंभिक वेग शून्य होता है। अगर जमीन पर चला रहे हैं तो अगर हम बोलेंगे कि वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग शून्य होता है, इस लाइन का मतलब। तो हम यहाँ लिखेंगे वस्तु वस्तु विरामावस्था या विराम से चलना प्रारंभ करती है। कभी कभी लिखो वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, या यही बोलेगा वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है। ये लाइन लिखे या अगर वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएं तो वस्तु स्वतंत्र या मुक्त रूप से गिरे, मुक्त रूप से गिरती है। तो अगर ये कहीं लिखा है क्षैतिज अगर गति कर रहा होगा, क्षैतिज रैखिक गति है, तो कहेगा कि वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है। तो इसका मतलब क्या है सर, वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है? तो इसका मतलब है सर प्रारंभिक वेग u बराबर शून्य मान लेना है। अगर ऊपर नीचे गिरा रहे हैं, ऊर्ध्ववृत्त में गति हो रही है, ऊर्ध्व रैखिक गति हो रही है, तो सर ये लिख के बोलेगा वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है या वस्तु मुक्त रूप से गिरती है। तब इस कंडीशन में हम क्या मान के चलेंगे, u बराबर शून्य, मतलब प्रारंभिक वेग शून्य, प्रारंभिक वेग बराबर शून्य, ये हम हमेशा मानकर चलेंगे। न्यूमेरिकल में वो बोलेगा नहीं कि प्रारंभिक वेग शून्य है, बस इतनी बात लिख देगा कि वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है। अब तुम्हें समझना है कि सर इस विराम से चल रही है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग शून्य होगा। ठीक है भाई, अगला नोट पॉइंट हमें यहाँ समझना है। अगला नोट पॉइंट कि जैसे मान लीजिए कि एक बस ब्रेक अगर क्षैतिज रेखा में गति कर रहा है तो ऐसे बोलेगा कि वस्तु पर ब्रेक लगाकर वस्तु को रोक दिया जाता है, वस्तु रुक गई, तो हम कहेंगे ब्रेक लगाकर वस्तु रोक देंगे तो अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। ब्रेक लगाकर वस्तु को रोका है तो अंतिम वेग शून्य, इतनी बात लिखेगा। किसी वस्तु पर ब्रेक लगाकर हमें उसको रोका है तो अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। और ऊर्ध्व क्षैतिज ऊर्ध्व रैखिक गति की बात करेगा तो कहेगा कि किसी वस्तु को हमने ऊपर की तरफ फेंका है तो अंतिम हाईएस्ट पॉइंट पर, एक बात बताओ, अगर मैं इस वस्तु को ऊपर फेंकूंगा तो ये जाती जाएगी एक हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा जहां पर इसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। फिर जैसे ही अंतिम वेग शून्य हो जाएगा फिर ये वापस आना स्टार्ट होगी। तो हम क्या कहेंगे, जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उच्चतम बिंदु की बात करेगा तो समझ जाना उच्चतम बिंदु पर v बराबर शून्य होता है, मतलब अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। और गाड़ी अगर क्षैतिज रेखा में गति कर रही है तो ब्रेक लगने पर अगर हमने रोक दिया है तो अंतिम वेग शून्य होगा। इस बात को भी हम न्यूमेरिकल में समझ कर चलेंगे। हम अभी नोट पर लिख लेते हैं, यदि गाड़ी को ब्रेक लगा कर रोका गया है और एक और है, जब ऊपर फेंकी गई वस्तु महत्तम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो होता है v बराबर शून्य, मतलब अंतिम वेग शून्य होता है। एक नोट पॉइंट ये वो है जो मैं लिखा चुका हूं पहले ही आपको। अगर वस्तु एक समान वेग से गति करती है, हम बोल दें कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, इसका मतलब त्वरण बराबर शून्य होता है। तो हम ये बोलेंगे वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो क्या होता है, त्वरण बराबर शून्य। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन शून्य होता है, एक समान वेग से गति करती है। एक समान वेग का मतलब क्या है, कभी भी देख लो जितना शुरुआत में वेग था उतना ही अभी है। तो पहला जो सवाल है ना, पहला सवाल कुछ ऐसा ही है। देखो क्या है,
एक कार 25 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, देखो एक समान वेग बोल दिया, एक समान वेग से चलना प्रारंभ करती है तो 10 सेकंड में वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? भैया जब एक समान वेग से ही जा रही है तो 10 सेकंड बाद देखोगे तब भी उतना ही होगा, 20 सेकंड बाद देखो तब भी उतना ही होगा। तो 25 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी, 25 मीटर पर सेकंड का वेग ही निकल कर आएगा। तुम कहोगे सर जब वस्तु एक समान वेग से जाती है तो एक्सीलरेशन शून्य होता है, इसको जरा सर फॉर्मूले से निकाल कर दिखाओ, गति का जो समीकरण है उससे निकाल के दिखाओ कि सर 25 ही आएगा, तब हम मानेंगे। तो चलिए हम वो भी करते हैं, एक काम करिए आप इन नोट पॉइंट को पहले नोट करो, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा और इन सवालों का सॉल्यूशन में इधर करूंगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मानते हैं कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलो हम इसको हटा देते हैं। अब इसको हम हटाते हैं भाई। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या है। देखो पहला है, एक कार 25 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभ कर रही है 25, तो कुल मिलाकर u बराबर हो गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक समान वेग है, एक समान वेग का मतलब है, एक समान वेग का मतलब है एक्सीलरेशन बराबर शून्य, अभी मैंने बोला है। 10 सेकंड की बात कर रहा है तो t बराबर कितना है 10 सेकंड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, यही तो फॉर्मूला है, एक समान वेग से जा रही है तो v बराबर u कितना है, तो u है सर 25 प्लस a कितना है शून्य और मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 25 प्लस शून्य बराबर कितना आया 25 ही निकल के आया। यही बात तो मैंने अभी बोला था, मैंने यही बोला था इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये सर अगर एक समान वेग से गतिमान है तो सर कितने भी समय बाद आप इसका वेग पूछो, एक समान वेग से ही गतिमान है तो शुरुआत में जितने वेग से गतिमान थी उतना ही वेग रहेगा, हमेशा रहेगा। डायरेक्ट भी हम इस बात को बता सकते थे और देखो हमने फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा दिया, 25 मीटर पर सेकंड का ही वेग आएगा। तो चलिए ये सवाल हो गया पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है तथा उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड है, तो 5 सेकंड के बाद उसका वेग बताओ। 5 सेकंड के बाद उसका वेग पूछ रहा है, मतलब अंतिम वेग पूछ रहा है। दिया क्या है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, इसका मतलब u बराबर 20 मीटर पर सेकंड दे दिया। उसके बाद गतिमान है, उसका त्वरण एक्सीलरेशन दे दिया, a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे दिया है। समय दे दिया 5 सेकंड की बात कर रहे हैं सर, 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद हमें चाहिए क्या v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सर गति का कौन सा समीकरण लगेगा जिसमें v निकालनी होती है और a t a और u का काम आ जाए, तो सर पहला ही है v बराबर u प्लस ए टी फॉर्मूला होता है। u कितना है सर 20 है, आराम से रख दो, a कितना है 2 है, मल्टीप्लाई बाई t कितना है 5 है, तो 20 ये हो जाएगा, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, तो जोड़ के कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान सवाल है, ये हो गया भाई। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल है। तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल, एक स्कूटर विराम अवस्था से प्रारंभ होकर, अब यहाँ बोल दिया विराम अवस्था मतलब u बराबर शून्य, प्रारंभ होकर 20 सेकंड में 120 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, मतलब 20 सेकंड में इतना वेग प्राप्त कर लेता है, ये अंतिम वेग है। विराम अवस्था का मतलब प्रारंभिक वेग शून्य, अंतिम वेग 120। तो क्या पूछ रहा है, तो स्कूटर का त्वरण पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पहले वाले समीकरण से ही निकलेगा। देखो इस सवाल को हम यहाँ करते हैं सॉल्व। स्कूटर विराम अवस्था है, इसका मतलब u बराबर शून्य हो गया, ठीक है। 20 सेकंड में 20 सेकंड t बराबर है 20 सेकंड, कितना वेग प्राप्त करती है 120, तो ये अंतिम वेग है 120 मीटर पर सेकंड, इतना अंतिम वेग है। तो सर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला हम निकाल सकते सर, देखो फॉर्मूला a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे t होता है। अंतिम वेग कितना है v माइनस u बट्टे t होता है। जो गति का जो प्रथम समीकरण है ना, इसका रूप बदलेंगे तो देखो v u इधर भेजेंगे v माइनस u हो जाएगा, अपॉन में t आ जाएगा, वही तो है। तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, सर वही फॉर्मूला गति का प्रथम समीकरण होता है, ये हमें यहाँ से दिख रहा होगा। तो चलो हम रखते हैं वैल्यू, v कितना है सर, v है 120 माइनस u 0 है बट्टे t कितना है 20 है। तो सर 20 का भाग सीधा 120 में ही लगेगा, 6 आ जाएगा, 6 यहाँ लिखते हैं, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या है। 4 देखो क्या है, एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाकर रोक दिया गया है तो अंतिम वेग शून्य होगा, ठीक है।
20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग ये हो गया, रोक दिया है तो अंतिम वेग 0 हो गया, समय बराबर दे दिया है। तो इसका मंदन पूछा है, मतलब एक्सेलरेशन ही पूछ लिया है, ऋणात्मक आएगा। तो चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो u बराबर दे दिया, u बराबर है, इसको कहाँ कर दें भाई, यहाँ कर दें सॉल्व, यहाँ ये हो रहा है ये जगह के, चलो इधर करते हैं। u बराबर 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर t बराबर 5 है, 5 सेकंड है, और ब्रेक लगाकर रोक दिया है तो v बराबर 0 हो जाएगा, ब्रेक लगाकर 0। और उसके बाद a बराबर पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो यही था, यही वाला फॉर्मूला, a बराबर v है कितना 0, 0 माइनस u शुरुआत में कितना है 20 बट्टे t कितना है 5। तो सर इसका भाग लगाएंगे तो आएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। तो ये 4 क्या बता रहा है, माइनस का 4 क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि भैया गाड़ी रोकी जा रही है, गाड़ी की चाल घट रही है, तभी तो देखो ब्रेक लग रहा था तो घटेगी, तो मंदन है, 4 का मंदन आ गया। तो ये जो सवाल है चौथा वाला, ये हमने सॉल्व कर दिया ये। अब 5वां सवाल यहाँ पर हम करेंगे, देखो क्या है, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम का मतलब क्या है, u बराबर 0, ठीक है, t बराबर 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है, तो 5 सेकंड के बाद उसका विस्थापन s पूछ लिया। चलो देखते हैं क्या दिया है सर, विराम से चल रही है तो u बराबर 0 है, ठीक है, 5 सेकंड की बात करता है तो t बराबर 5 दे दिया, a दे दिया है, त्वरण बराबर 2 मीटर पर सेकंड पूछ ये दे दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दिया है, और 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड बाद उसका विस्थापन s पूछा है, s बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एक बार बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है गति का जिसमें v नहीं आता है, v नहीं आता है और s आता है, दूसरा ही है, दूसरा ही है। तो हम ये भी तुम्हारा जब डेटा होगा ना, डेटा देखकर पता लगाएंगे कि सर पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा कि तीसरा लगेगा। सर यहाँ पर दूसरा लगेगा, कैसे, क्योंकि सर यहाँ v की बात तो कर ही नहीं रहा, तो तीसरा लग नहीं सकता और पहला लग नहीं सकता, क्योंकि पहले में भी v आता है तीसरे में भी v आता है, v का जिक्र नहीं करता तो दूसरा लगेगा। दूसरा क्या फॉर्मूला है, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है सर 0 है, u 0 है तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, 0 कर दो, प्लस 1/2 a कितना है 2 है, t है 5 है, 5 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 मीटर विस्थापन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर सर ये भी सवाल आसान तरीके से हमने कर लिया। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 4 सवाल और हैं, उन 4 सवालों को और करते हैं, ये उन 4 सवालों के साथ ही क्लास खत्म होगी। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे हम न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ कर 8वें सेकंड में 120 मीटर विस्थापन तय करता है तो त्वरण ज्ञात करो। इसने बोल दिया 8वें सेकंड में, 8वें सेकंड में 120 मीटर विस्थापन कवर करता है, मतलब यहाँ से चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है, यहाँ आया 8वां सेकंड और आगे आगे भी गया है 8वां सेकंड, मानते ही इधर से गति करता हुआ आ रहा था 8वां सेकंड, यहाँ पर विस्थापन 120 मीटर है ये विस्थापन, तो इसका त्वरण एक्सीलरेशन बताओ। तो एक बात बताओ, यहाँ पर हमें दिया है 8वां, हमें मालूम है सर एस एन, nवें सेकंड में विस्थापन का फॉर्मूला u प्लस a अपॉन टू 2n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। 8वें सेकंड की बात करता है, n के स्थान पर 8 रख देंगे, तो S8 बराबर u प्लस a/2, ये a है, a/2, और यहाँ 8 रखेंगे, 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। अब हमारा काम है सर ये यहाँ पर जो भी वैल्यू दी होंगी रखेंगे। 8वें सेकंड में विस्थापन कितना दिया है 120, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू दी है। और एक कण विराम अवस्था, ये कह रहे हैं ना विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है तो u बराबर 0 है, इसका मतलब सर ये दिया है S8, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 120, तो हम यहाँ रखेंगे 120 बराबर u बराबर कितना है सर, विराम अवस्था की बात करता है तो u बराबर 0 होगा, 0 कर देंगे, प्लस a/2 और ये 15 है। तो अब हम बात करते हैं सर a, ये तो 0 हो गया, a के साथ ये गुणा में है, ये भाग में है, तो ये ऊपर जाएगा यहाँ गुणा में और ये बट्टी में आ जाएगा, ये 15 नीचे आएगा, तब इसको काटेगा तो कितनी बार काटेगा, 15 से 120 काट दो, 15 8 120 होता है, a का गुणा ये जो 2 है इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इसका मतलब a बराबर कितना आ गया 16,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है हमारा। तो कहाँ पर है, सी ऑप्शन है। ये हो गया इस सवाल का जवाब। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था मतलब u बराबर 0, तथा वस्तु का त्वरण एक समान है, त्वरण एक समान है, तो वस्तु के 3वें और 5वें सेकंड में प्राप्त विस्थापन का अनुपात। अच्छा, त्वरण एक समान है, ठीक है, एक्सीलरेशन है, 3वें सेकंड में और 5वें सेकंड में विस्थापन जितना भी कवर करेगा उसका अनुपात पूछा है। तो हम निकालते हैं सर, S3 निकालते हैं, S3 यहाँ निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस a/2, और 3 है तो डायरेक्ट में रख रहा हूँ, देखो यहाँ पर 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया है। हम यहाँ पर इस सवाल को कर रहे हैं, इस सवाल को हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, ये वाला फॉर्मूला है, u प्लस a/2 एक समान त्वरण है, हमें नहीं पता कितना है, a रख लो, a/2 और ये 2n माइनस का 1, तो n के स्थान पर 3 रखना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, चलो ये आ गया है। अब हम एक और तो बात जानते हैं सर, विराम अवस्था की बात करता है तो u बराबर 0 होगा, u बराबर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा S3 हो जाएगा सर, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 5a/2, ये तो S3 निकल आया सर। यहाँ से अगर हम बात करें सर, यहाँ चलो निकालते हैं, यहाँ पर S, अब S5 निकालो, S5 निकालेंगे तो सर फॉर्मूले में रखो u प्लस a/2, अब इस n के स्थान पर 5 रखो तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो बचा 9, यहाँ 9 आ चुका है। हम जानते हैं u बराबर तो 0 है, विराम अवस्था की बात करता है, तो S5 निकल कर आएगा 9a/2, ये S5 आ चुका है। हमें क्या चाहिए, S3 अनुपात S5 चाहिए, S3 निकाल लिया, S5 निकाल लिया। अभी a की वैल्यू नहीं दी तो हमें क्या मतलब, हमें तो रेशियो चाहिए ना, तो रखो ये है 5a/2 रेशियो 9a/2, 2 से 2 कटा, इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 5:9 आया है। यही पूछा था, 3वें सेकंड का पहले नंबर पर है तो पहले नंबर पर 3वें सेकंड का रखना है, 5वें सेकंड का बाद में है तो बाद में रखना है, तो 5:9 आएगा। देखो देखो 9:5 भी दे रखा है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, 5:9, ये ऑप्शन है बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये चलो सवाल हुआ। अगला है सर 8वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो, एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ करके पहले 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है, फिर अगले 5 सेकंड के लिए प्राप्त वेग से चलती है, तो इन 10 सेकंड में वस्तु द्वारा विस्थापन बताओ। देखो ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, 5 सेकंड तक वस्तु चलती है, एक समान 5 सेकंड तक चलती है, विराम अवस्था से प्रारंभ किया है, 5 सेकंड तक चलती है और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, और अब 5 सेकंड के बाद कुछ तो वेग प्राप्त कर लेगी, जितना वेग प्राप्त कर लेगी अब उस वेग से आगे बढ़ेगी, तो ये है, कहाँ गया, प्राप्त वेग से, यहां से देखो अगले 5 सेकंड के लिए प्राप्त वेग से चलती है। अगर मैं इस सवाल को करना चाहूं तो हम यहाँ करते हैं, चलो यहाँ दिखा देते हैं, ये मान लीजिए ये है, इस तरह से है, ये 5 सेकंड है शुरुआत के और ये 5 सेकंड है बाद के, तो यहाँ तो चल रही है, त्वरण है 2, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ का एक्सेलरेशन दे रखा है, यहाँ का एक्सेलरेशन तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड के लिए प्राप्त वेग से चलती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक ये जितना भी वेग प्राप्त कर लेगी, यहाँ तक ये जितना भी वेग, मान लो v प्राप्त कर लिया, तो अब इसी v वेग से आगे चलेगी। मतलब इस सवाल का क्या अर्थ है, इस सवाल का अर्थ है कि शुरुआत के ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड वो तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी। विराम अवस्था से चल रही है तो यहाँ u बराबर कितना होगा, u बराबर 0 होगा। तो सर यहाँ से u बराबर 0 है और यहाँ से जब चलेगी 5 सेकंड तक यहाँ पहुंच जाएगी, तो यहाँ कुछ वेग प्राप्त कर लेगी, और जितना भी वेग प्राप्त कर लेगी अब इसी प्राप्त वेग से आगे बढ़ेगी। तो सर एक समान वेग है, ये एक समान वेग हो गया, तो अगर सर ये एक समान वेग हो तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ त्वरण 0 हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे विस्थापन। तो पहले एक काम करिए, यहाँ का विस्थापन निकालो और यहाँ का विस्थापन निकालेंगे, दोनों से फिर उन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ का पहले विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ करते हैं,
ये एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है सर। यू तो शून्य है तो ये तो पूरा टर्म शून्य हो जाएगा, ये तो शून्य बनेगा, प्लस हाफ ए कितना है, ए 2 है, मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर है। तो सर 2 से 2 कट जाएगा, केवल 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ तो सर 25 मीटर बना, ये वाला तो निकला है सर। यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक की बात करें, ये आ गया 25 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर, अब एक बात बताओ, यहाँ से 0 से चली थी और यहाँ पर बेग कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर बेग कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका बेग जो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से हो रही, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का बेग प्राप्त कर रही है, 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का बेग प्राप्त कर लेगी। तुम अगर यहाँ पर इसका अंतिम बेग निकालना चाहते हो तो अंतिम बेग का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। वैसे हम डायरेक्ट इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का बेग प्राप्त कर लेती है, तो 5 सेकंड में कितना कर लेगी 10 मीटर पर सेकंड का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ जो बेग होगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ये यू का काम करेगा, प्रारंभिक बेग का काम करेगा। ठीक है भाई, ये प्रारंभिक बेग का काम करेगा और यही इसी बेग से आगे बढ़ रही है, एक समान बेग है। तो सर ये कितना 5 सेकंड तक बढ़ रही है। तो हम देख लेंगे सर, यहाँ पर हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सर एस बराबर यू, इस वाली कंडीशन में यू का काम कौन करेगा, कितना बेग प्राप्त कर लिया था 10, तो ये 10 काम करेगा यू का, तो हम रखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई टी कितना है 5 सेकंड प्लस 1/2 ए। अब जब एक समान बेग हो गया तो तुरंत शून्य हो जाएगा, तो हम इसको शून्य कर देंगे, तो सर ये टर्म ही शून्य हो जाएगा, खत्म कहानी, ये हटाओ। ये 50 निकला, 50 ये निकला है। तो सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, ये वाली ये निकली 50 मीटर, ये 25 मीटर थी, ये 50 मीटर है, तो टोटल कितना कवर किया 75। तो हम बोलेंगे कुल डिस्प्लेसमेंट, कुल एस कितना हो गया सर 75 मीटर हो गया। तो कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैंने क्या किया है, समझ जाना इसको। मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो एक वस्तु विराम से चल रही है तो u बराबर 0 होगा, शुरुआत के 5 सेकंड तक तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, फिर आगे पता कैसे चल रही है, यहाँ तक जितना भी बेग इसने प्राप्त कर लिया होगा उतने ही बेग से अब आगे बढ़ेगी, इतनी बात करें, इसका मतलब एक समान बेग होगा। तो हम बात करते हैं सर 0 से अगर स्टार्ट करती है तो ये अंतिम बेग कितना प्राप्त कर लेगी, पहले हम ये चेक करते हैं। तो अंतिम बेग निकालने के लिए सर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का बेग, तो 5 सेकंड में 5 गुणा 2 10 मीटर पर सेकंड का बेग यहाँ प्राप्त कर लेगी, वो 10 हमने समझ लिया। अगर तुम चाहो तो गति का प्रथम समीकरण लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी, तो वहां से भी 10 निकल के आएगा। ये वाला जो 10 है इस वाली कंडीशन में प्रारंभिक बेग का काम करेगा। हम यहाँ पर दूरी निकालते तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से u तो शून्य था सर, u शून्य, तो ये वाला टर्म शून्य हो गया, 1/2 अपनी जगह पर है, a की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 5 है, तो हमने रखा 25 मीटर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का 25 मीटर निकल के आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का हम देख लेंगे कितना होगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं सर, एक समान बेग है, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड प्राप्त कर रही है, तो 5 सेकंड में 50 मीटर डायरेक्ट भी हम बोल सकते थे, नहीं तो हमने फॉर्मूला लगा ही दिया तुम्हारे सामने। फॉर्मूला लगाने के बाद ये निकला है 50, तो 50 और 25 75 हो गया। इस सवाल का जवाब ये हो गया। ठीक है भाई, तो चलिए हम यहीं तक रखते हैं, 8 सवाल हो गए हैं। अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे, उस क्लास में क्या करेंगे, ऊर्ध्व रैखिक गति कराएंगे, और वहां से भी सवाल बहुत सारे बनते हैं कि मीनार की चोटी पर खड़ा हो गया व्यक्ति, पत्थर फेंक दिया, कितने समय में नीचे गिरेगा, या फिर 4 सेकंड में नीचे गिरा है तो कितनी मीनार की ऊंचाई होगी। इस तरह से तमाम सवाल होते हैं, तो इस तरह से सवाल हम करने वाले हैं अगली क्लास में। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, में मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।